student, welcome back to my channel. This is Asna Khan and today we are going to practice the MCQs for your history chapter number 1, that is the rise of nationalism in Europe. Make sure students कि आपने जो चैनल को है वो लाइक कर रखा है और सब्सक्राइब कर रखा है. ऑल्सो आप इस वीडियो को भी लाइक करिए और शेयर करिए. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस MCQs for chapter number 1. So our first MCQ is choose the correct nationality of the artist Frederick Sorio who visualized in his painting a society made up of democratic and social republic. तो यहाँ पे आपको बेसिकली मैं आपको बताती हूँ फ्रेडरिक सोरियो का आपको नेशन बताना है कि वो किस नेशन से बिलोंग करते थे. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: जर्मन, स्विस, फ्रेंच एंड अमेरिकन. सो व्हाट इज़ द राइट आंसर? द राइट आंसर इज स्विस, B1. Yes. Now our second question is nationalism which emerged as a force in the late 19th century means. यानी nationalism का मतलब क्या है, राष्ट्रीयता का मतलब क्या है? A strong devotion for one's own country and its history and culture, a strong devotion for one's own country without appreciation, a strong love for one's own country and hatred for others, equally strong devotion for all the countries of the world. तो जब हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो हम अपने राष्ट्र की बात करते हैं. तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका होगा ए. और यहाँ पर जो बाकी सब ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे क्योंकि ना आप किसी नेशन को हर्ट करते हो ना ही आप हेट करते हो, और बाकी नेशंस को भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए. नाउ थर्ड वन इज मैच द टर्म विद द स्टेटमेंट गिवन बिलो. यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया है और आपको उसे मैच करना है बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं. अ यूटोपियन सोसाइटी इज, यूटोपियन सोसाइटी क्या है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं: अ सोसाइटी अंडर अ बिनोवलेंट मोनार्की, सेकेंड अ सोसाइटी दैट इज अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट, जो कभी हो ही नहीं सकती, अ सोसाइटी अंडर द कंट्रोल ऑफ अ चूजन फ्यू वाइस मैन, एक ऐसी सोसाइटी जिसको सिर्फ कुछ लोग ही चूज करेंगे, अ सोसाइटी अंडर पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट्री, या फिर एक ऐसी सोसाइटी जिसे पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट्री के अंदर होगी. तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता, आपकी 2 बातें भी ठीक हो सकती हैं, 2 जो स्टेटमेंट है वो ठीक हो सकती हैं, इसलिए ऑप्शन दे रखे हैं आपको फर्स्ट और सेकंड ठीक है, सेकंड या थर्ड ठीक है, या फिर सिर्फ जो है आपका सेकंड ठीक है. तो इसका आंसर जो है आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका यस B, यानी सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट डेफिनेशन टू डिफाइन द टर्म प्लेबिसाइट. तो आपको जो है प्लेबिसाइट का मीनिंग बताना है. ऑप्शंस क्या दे रखे हैं आपको? प्लेबिसाइट इज अ डायरेक्ट वोट बाय विच ओनली द फीमेल मेंबर ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल. यानी एक डायरेक्ट वोट है जिसमें फीमेल से पूछा जाता है कि किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट. प्लेबिसाइट इज अ डायरेक्ट वोट बाय द फीमेल मेंबर्स ऑफ अ मैट्रियार्कल सिस्टम. तो उन फीमेल्स के लिए जो मैट्रियार्कल सिस्टम को बिलोंग करती हैं टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल. प्लेबिसाइट इज अ डायरेक्ट वोट बाय ओनली अ चूजन फ्यू फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन, या सिर्फ कुछ लोगों को ही राइट करने का जहाँ वोट होता है और प्रपोजल एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का. एंड लास्ट वन इज प्लेबिसाइट इज अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल. तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? यस, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर D. प्लेबिसाइट इज अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल. नाउ अ फिफ्थ क्वेश्चन इज Ernst Renan believed that the existence of nations is a necessity because, मतलब नेशन का जो एग्जिस्टेंस है वो क्यों होना चाहिए. ठीक है, इसमें ये पूछा गया है आपसे. तो ऑप्शंस हैं: इट एंश्योर्स प्रोटेक्शन टू ऑल इनहैबिटेंट्स, इट एंश्योर्स लिबर्टी टू ऑल इनहैबिटेंट सिटीजन्स, इट एंश्योर्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू इट्स इनहैबिटेंट, या फिर इट एंश्योर्स जॉब्स एंड गुड हेल्थ टू ऑल इनहैबिटेंट्स. तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा इसमें? तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कि नेशंस क्यों होने चाहिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका B, कि इट एंश्योर्स लिबर्टी टू ऑल इनहैबिटेंट सिटीजन. की लिबर्टी मिलती है काम करने की, थोड़ा फ्रीडम मिलता है आप कह सकते हैं. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वेना. कौन सी कंट्री थी जिन्होंने कांग्रेस ऑफ वेना अटेंड नहीं करा था? ऑप्शन है आपके पास ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड स्विट्जरलैंड. So what is the correct option? The correct option is option number D, स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड ने कांग्रेस ऑफ वियना जो है वो अटेंड नहीं करी थी.
Now, seventh question. The first great revolution which gave the clear idea of nationalism with its core word liberty, equality and fraternity was. तो कौन सा रेवोल्यूशन था जिसने आइडिया दिया था? लिबर्टी का, इक्वालिटी का और फ्रेटर्निटी का. तो ऑप्शन है आपके पास द रशियन रेवोल्यूशन, बी द फ्रेंच रेवोल्यूशन, सी द अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड द लास्ट वन इज इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. So the right option is B, the French Revolution. Now question number 8. Which of the following statement about the French Revolution are correct? French Revolution के बारे में कौन सी statement जो है वो बिल्कुल सही है, आपको ये बताना है. तो यहाँ पर options आपको दिए हुए हैं. Now first option is after the end of the French Revolution, it was proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. यानी जब खत्म हो गया था रेवोल्यूशन तो ये कहा गया था कि भाई जो लोग हैं वही इसकी डेस्टिनी को शेप करेंगे और नेशन को कंस्टिट्यूट करेंगे. दूसरा स्टेटमेंट है फ्रांस विल हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड द न्यू रिपब्लिक विल बी हेडेड बाय अ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली. सेकेंड ऑप्शन जो है इसका ये है कि भाई फ्रांस जो है वो कंस्टिट्यूट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाएगा और जो नया रिपब्लिक होगा वो कौन हेड करेगा? रॉयल फैमिली का मेंबर. सी अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विल बी पुट इन प्लेस टू फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन. एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया जाएगा जो कि किसकी जगह पे फॉर्मुलेट करेगा यूनिफॉर्म लॉज को सिटीजन को. एंड द फोर्थ वन इज इम्पोजिशन ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. यानी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ और जो ड्यूज़ वगैरह हैं वो जो है लगी रहेंगी, आप कह सकते हैं. तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शंस जो है वो ठीक है. तो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड ठीक है, ऑप्शन ए में कह रहे हैं, या फिर स्टेटमेंट सेकंड एंड फोर्थ ठीक है, या फिर स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड ठीक है, या फिर स्टेटमेंट थर्ड और फोर्थ ठीक है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. Now next question. The French revolutionaries declared that the mission and destiny of the French nation was. मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज हैं उन्होंने डिक्लेयर करा कि जो मिशन होगा और जो डेस्टिनी होगी फ्रेंच नेशन की वो कैसी होगी. ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें आपको. फर्स्ट ऑप्शन इज़ टू कनकर द पीपल ऑफ यूरोप, कि यूरोप के पीपल को जीतना, कनकोर करना. टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म, उनको डिस्पोटिज्म से, मोनार्कियल सिस्टम से छुटकारा दिलाना. टू स्ट्रेंथन द एब्सोल्यूट मोनार्की इन ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप, यूरोप में सारी जितनी भी एब्सोल्यूट मोनार्की है उनको स्ट्रेंथ देना. टू प्रोपोगेट द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सब जगह पे ये आइडियाज़ को स्प्रेड करना. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? येस, इसका करेक्ट ऑप्शन है टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म. Okay, so B1 is the correct option. अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं ये क्वेश्चंस तो कीप ऑन लाइकिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. नाउ 10th क्वेश्चन. द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस इज यूजली नोन एज. सिविल कोड जो है उसे और क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपका द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी कोड, नेपोलियनिक कोड, यूरोपियन इंपीरियल कोड एंड द फ्रेंच सिविल कोड. मेरे ख्याल से आंसर सबको पता होगा क्योंकि मैंने जब चैप्टर एक्सप्लेन कराया तो उसमें अच्छे से बताया था. मैंने ये बार बार नोट भी करा था, कहा था कि आप ध्यान रखिएगा, ये MCQ हो सकता है आपका. तो यस, सबको पता होना चाहिए. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, नेपोलियनिक कोड. सिविल कोड नेपोलियनिक कोड भी कहलाता है क्योंकि ये कोड किसने दिया था? नेपोलियन ने दिया था, इसलिए. Okay, now moving to the 11th question. The Napoleonic Code was exported to which of the following region? तो Napoleonic Code को कहाँ पे पहुँचाया गया था, कहाँ पे एक्सपोर्ट करा गया था? ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, बी स्पेन, सी रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल एंड डी पोलैंड. तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन है आपका इसका सी, रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर. लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस हैं यहाँ पर फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, बी प्रिजर्वेशन ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, सी फ्रीडम फॉर ओनली मेल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स. तो यहाँ पे बी का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? यस,
इसका आंसर है ए, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। हर इंडिविजुअल को लिबरेट होना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। तो यंग इटली वाली जो सोसाइटी थी वो किसने बनाई थी? ऑप्शंस हियर आर ऑटो वन बिस्मार्क, बी जिसेपी मैज़ीनी, सी मैटमिच, डी जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। ये भी मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। यस, ये सोसाइटी बनाई थी जिसेपी मैज़ीनी ने, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म यूनिवर्सल सफरेज मीन्स। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या है? द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड ग्रांटेड ओनली टू मैन, यानी सिर्फ मैन को दिया जाता है ये राइट जो है। बी द राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट्स, सारे एडल्ट्स के लिए राइट टू वोट का ऑप्शन। द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड ग्रांटेड एक्सक्लूसिव टू प्रॉपर्टी ओइंग मैन, प्रॉपर्टी ओइंग मैन को जो राइट मिलता है। द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड ग्रांटेड ओनली टू एजुकेटेड मैन एंड वीमेन। So don't get confused, this is a little bit confusing question, but the right answer here is, what is the right answer? Yes, answer option number B, the right to vote for all adults। यहाँ सारे adults को जो है right to vote मिले, तभी से universal suffrage कहा गया है। Now question number 15, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर और बिलीफ ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसमें से कौन सा जो है ऐसा फीचर है जो कंजर्वेटिज्म का नहीं है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को समझिए, इज नॉट अ फीचर और बिलीफ ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड इन एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, मतलब जो भी एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन है उनको वो मानते हैं, उसमें बिलीव करते हैं। कंजर्वेटिव्स स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज, मतलब वो इंपॉर्टेंस को बताते हैं और फिर चेंज के लिए भी बोलते हैं। सी कंजर्वेटिव्स प्रोपोज टू रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज, प्री रेवोल्यूशनरी डेज की जो सोसाइटी है वो उसमें ही बंधे रहना चाहते हैं, वहीं वापस जाना चाहते हैं। एंड वर अगेंस्ट आइडियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, और मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ हैं वो। डी कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड इन मोनार्की, चर्च एंड अदर सोशल हिरार्कीज। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर हियर इज सी, यस, कंजर्वेटिव्स प्रपोज टू रिटर्न टू द सोसाइटी, हमेशा प्री रेवोल्यूशनरी डेज में ही रहना चाहते हैं वो, और मॉडर्नाइजेशन की कड़ी निंदा करते हैं वो, इसके अगेंस्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द ट्रीटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ वेना। तो जो कौन सी मतलब ट्रीटी थी जिसने ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन माना था? ये आंसर भी आपको पता होना चाहिए बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Yes, तो options are Vienna 1815, Constantinople 1832, Warsaw 1814, Leipzig 1813. Yes, the right answer is Constantinople, that is 1832. Answer number B is correct one. Who said when France sneezes the rest of Europe catches cold? किसने कहा था ये कि जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है? एक फ्रांस की छींक से यूरोप को ठंड लग जाती है। ये वर्ड किसके हैं? ऑप्शंस आर गैरिबेल्डी, बिस्मार्क, मैज़ीनी या ड्यूक मेटरनिच। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ड्यूक मेटरनिच। नाउ व्हाट हैपेंड टू पोलैंड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी? विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट? तो पोलैंड को भाई 18th सेंचुरी के एंड में क्या हो गया था, ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शंस आर पोलैंड अचीव्ड इंडिपेंडेंस एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, बी पोलैंड केम टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया एंड बिकेम पार्ट ऑफ रशिया, सी पोलैंड बिकेम द पार्ट ऑफ ईस्ट जर्मनी, डी पोलैंड वाज पार्टीशन एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय three great powers that are Russia, Prussia and Austria. Here the right option is option number D, that is Poland was partitioned at the end of the 18th century. Moving to the question number 19, who played the leading role in the unification of Germany? तो जर्मनी को यूनिफाई करने में सबसे हीरो का रोल किसने प्ले करा था, आप कह सकते हैं, या लीडिंग रोल किसका था? ऑप्शंस हेयर आर जर्मन एम्परर, फॉर्मर किंग ऑफ प्रूशिया दैट इज केसर विलियम वन, बी ऑटो वॉन बिस्मार्क, प्रूशियन चीफ मिनिस्टर, सी जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, जर्मन फिलोसोफर, डी ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। यस, अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन बट ऑप्शन इज बी ऑटो वॉन बिस्मार्क। रिमेंबर दिस, ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी कमिंग एग्जाम्स में, बिल्कुल बोर्ड के हिसाब से प्रिपेयर करे गए हैं ये क्वेश्चंस जो हैं, तो प्लीज़ इनको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20,
3 wars over 7 years with Austria, Denmark, Germany and France ended in. ये जो 3 लड़ाइयाँ हुई थी 7 years के अंदर, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस के अंदर, ये कब खत्म हुई थी ये बताना है आपको. डेनिश विक्ट्री पर, प्रूशियन विक्ट्री के बाद, फ्रेंच विक्ट्री के बाद, या फिर जर्मन विक्ट्री के. तो आंसर हियर इज व्हाट? प्रूशियन विक्ट्री. यस. नाउ 21. हु वाज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1871? तो किसको एम्परर माना गया था जब जर्मनी में 1871 की बात है, ये पूछ रहे हैं आपसे. तो ऑप्शंस आर ऑटो वन बिस्मार्क, बी विक्टर इमैनुअल सेकेंड, सी काउंट केवर एंड डी केसर विलियम वन ऑफ प्रूशिया. तो आंसर हियर विल बी व्हाट? ऑप्शन नंबर डी. यस, केसर विलियम वन ऑफ प्रूशिया. 22. हु बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली? तो यूनाइटेड इटली के किंग कौन बने थे 1861 में? जेसीपी गैरिबल्डी, विक्टर इमैनुअल सेकेंड, काउंट केवर या जेसीपी मैजीनी? यस, द आंसर हियर इज बी, दैट इज विक्टर इमैनुअल सेकेंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन? किसने हेल्प करी थी नेशन स्टेट बनने की? ब्रिटेन का जो नेशन स्टेट बनना था तो उसकी हेल्प किसने करी थी बनने में, ये आपको बताना है. तो ऑप्शंस हियर आर द फॉर्मेशन ऑफ nation state in Britain was the result of a sudden upheaval. B, in 1688 the monarchy in Britain had seized the power from English Parliament. C, the parliamentary through a bloodless revolution seized power from the monarchy, which gradually led to the emergence of a nation state. D, the British nation was formed as a result of a war with Scotland and Wales. So what is the right answer? Yes, the right answer here is C, the parliament through a bloodless revolution seized power from the monarchy, which gradually led to the emergence of nation state. Now question number 24. Who was responsible for the unification of Germany? किसने करी थी यूनिफिकेशन जर्मनी की, ये बताना है आपको. काउंट केवर ने, बिस्मार्क ने, गैरिबल्डी ने या जेसीपी मैजीनी ने? Yes, the answer here is Bismarck. Now 25. The allegory of the German nation who wears a crown of oak leaf was? क्या एलिगरी थी बताइए जर्मन नेशन की जिन्होंने ओक लीव्स का जो है क्राउन पहन रखा था? क्या नाम था उनका? मैरियन, यूनियन जैक, ब्रिटानिया या जर्मेनिया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल. ऑप्शन इज डी, जर्मेनिया. अ लार्ज पार्ट ऑफ द बल्कान रीजन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ? बल्कान रीजन का जो पार्ट था वो किसके कंट्रोल में था, ये बताना है. यस, तो जो बड़ा पार्ट था बल्कान रीजन का किसके कंट्रोल में था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आंसर क्या है इसका? यस, ऑप्शन आर रशियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, जर्मन एम्पायर, हैब्सबर्ग रूलर्स. तो आंसर इज ऑटोमन एम्पायर. तो इतने ही क्वेश्चंस मैंने जो है सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो आपको करा दिए हैं आपके फर्स्ट चैप्टर के लिए. तैयारी कराइए. अगर आपको ये सेशन पसंद आया है एमसीक्यूज़ का तो आप मुझे कमेंट में बताइए. मैं आपके लिए ऐसे और भी सेशंस बनाऊंगी अलग अलग जो है चैप्टर्स के, जो भी सिलेबस में होगा. तो अगर आपने वीडियो कंप्लीट देख ली है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड आई विल मीट यू विद द न्यू वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.